हेलो दोस्तों। इस वीडियो में एनवीएस टीजीटी और पीजीटी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए क्या पढ़े, ड्रेस कोड क्या हो, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसके लिए क्या करें, और इंटरव्यू में छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती है जो अपना उस टाइम पे उस इंटरव्यू हॉल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपना दिमाग थोड़ा है ना ख़राब कर सकती है, जो छोटी छोटी चीज़ें। तो मैं वो आप सबको सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिससे कि आप वो गलतियां करने से बचे। इस वीडियो के बाद में आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह वीडियो आएगा आपका इंटरव्यू प्रोसेस से, कि आपका किस प्रकार से इंटरव्यू की प्रोसेसिंग होती है, कैसे आपको बैठाया जाता है, कैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और उस दौरान आपसे आपके साथ में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। उन सब की जो चर्चा है वो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें चर्चा करेंगे। और वहाँ पर जब इंटरव्यू हॉल में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वह आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसे बायोडाटा फॉर्म बोलते हैं, जिसमें आपकी सभी डिटेल भरी जाती है। वो किस प्रकार से बनना होता है और उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। और इंटरव्यू में जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था, तो उन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़े, तो उन सभी चीज़ों को मैं इस जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें बताने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मैं और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं जो आपके काम की है और आपके काम आने वाली है, वो मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। जल्दी से जल्दी मैं आपको वो सभी चीज़ें बताऊं जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो उन सभी चीज़ों को आप जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं कि दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं टीजीटी या पीजीटी का, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि इसके लिए स्पेशल क्या पढ़े। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप चाहे टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एनवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एनवीएस के बारे में ज़रूर पढ़ें। एनवीएस के बारे में क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एनवीएस के बारे में पढ़ना है कि एनवीएस की स्थापना कब हुई, एनवीएस में क्या क्या प्रोसेस होती है, यानी कि एनवीएस कैसी संस्थान है, एनवीएस की स्थापना कब हुई थी, और एनवीएस है ना पूरे इंडिया में कितने एनवीएस विद्यालय संचालित है ना, एनवीएस में विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। और भी जैसे अपने वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन जो मिनिस्टर है इंडिया के वो कौन है। और एनवीएस आप जब इसको गूगल करोगे तो एनवीएस के बारे में गूगल करना, और जिसमें जो नॉर्मल सी जो बेसिक चीज़ें हैं कि एनवीएस की स्थापना कब हुई, एनवीएस कितने जो विद्यालय हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, और अन्य जो आप गूगल करोगे तो इसके बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उनको एक पेपर में नोट डाउन करके थोड़ा ध्यान में होना चाहिए आपको। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सब चीज़ें है ना एनवीएस के बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है आपका, अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप एक मिनट, अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको 6 से 10 तक की बुक्स जो हैं आपकी सब्जेक्ट की, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैथ के हैं तो आपको 6 से 10 तक की जो मैथ है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे पूछा जाता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बताइए, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बताइए, या ट्राइंगल में भी उसमें पूछ लेगा कि स्पेशल ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन होती है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है ना, इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वलिटी क्या होती है। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि साइंस की कुछ चीज़ें, जैसे साइंस में न्यूटन्स लॉ क्या है ना, कितने लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो हैं आपके, उसके वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट को भी वो साइंस की चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के, जैसे अगर आप सोशल साइंस के हैं तो 6 से 10 तक की बुक पढ़िए, हिंदी के तो हिंदी के भी पढ़ लीजिए, और टेंस जैसे इंग्लिश के हैं तो टेंस के साथ साथ अगर आप और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आपके 6 से 10 तक की बुक में, तो इस प्रकार अपनी अपनी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई टीजीटी की बात। अगर आप पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पीजीटी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 11वीं 12वीं की तो
कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको 9th और 10th या और भी छोटे क्लासों के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमेशा किसी न किसी रूप में आपके 11th-12th में काम में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे जब मैं पीजीटी का इंटरव्यू देने गया तो मेरे से पूछा गया कि आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जो कि आपके छोटे क्लासों में आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। और फिर उसके बाद में मुझे 11th-12th के बारे में ही जो क्वेश्चन पूछे गए थे सब्जेक्ट के। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप 11th-12th को तो आपको पता होना चाहिए, उसके साथ में छोटी क्लास के जो ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमेशा काम में आते हों और किसी न किसी काम में आपके आते हों। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होने चाहिए। तो कुल मिला के आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या पढ़ना है, टीजीटी के लिए 6 से 10th की बुक्स, और आपको पीजीटी के लिए 11th-12th का तो पढ़ना है, उसके साथ में जो छोटी क्लास जैसे 8, 9, 10th में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके हमेशा काम में आते हैं किसी न किसी रूप में, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या हो। ठीक है, तो दोस्तों ड्रेस कोड के लिए ऐसा कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि आप कोट पैंट लगा के जाए तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो वहाँ कोट पैंट लगा के जाओ, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, और कोट पैंट से है ना 12 नंबर मिलते हैं। ठीक है, वहाँ 8% टाइम इंटरव्यू के टाइम आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी कि आपका वो जो इंटरव्यू का टाइम पीरियड है वो आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डिपेंड उसी पे करता है। ड्रेस बस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको इरिटेट करे। इरिटेट मतलब जैसे आपकी जीन्स आप नहीं पहन के जाओ, है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कों के लिए मैं बता दूं कि जीन्स नहीं पहननी है, आप फॉर्मल पैंट शर्ट पहन सकते हो। आप जैसे फॉर्मल जो ट्राउज़र होते हैं वो पहन सकते हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टाई टाई लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं। मैं तो नहीं गया था दोस्तों टाई लगा के, मैं तो फॉर्मल पैंट और शर्ट में गया था। ठीक है, रही शूज़ की बात, अगर आपके पास में फॉर्मल शूज़ है तो पहन के जाइए, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस कुल मिला के ये है कि जीन्स वगैरह ऐसे नहीं पहन के जाना है, इंसर्ट करके जाना है। ठीक है, जो आपके बाजू हैं बाजू भी बंद होने चाहिए शर्ट के। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोट पैंट लगा के जाओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम फॉर्मल बन के और नेचुरल नेचुरल रहना है बस, जैसा आप रहते हो हमेशा नेचुरल। वहाँ ऐसा कुछ स्पेशल दिखाने की कोशिश नहीं करना है ड्रेसिंग में। इसी प्रकार लड़कियाँ जो फॉर्मल जो आपके सूट सलवार होते हैं वो पहन सकती है। आपकी जो साड़ी जो होती है फॉर्मल साड़ी, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे इस प्रकार से आप साड़ी पहन सकती है, इस प्रकार से साड़ी जो होती है इस प्रकार से आप पहन सकती हैं। अगर आप साड़ी पहनना पसंद करते हैं तो साड़ी पहन सकते हो। अगर आपके पास में जैसे फॉर्मल जो ये सूट सलवार आते हैं, है ना, तो वो पहन सकते हो। और आप अगर हिल्स पहन के जा रहे हो तो ऐसे हिल्स ना होने चाहिए जो इरिटेट करे, आपसे चला ही नहीं जाए, वहाँ से खड़ा ही नहीं रहा जाए, अगर बोर्ड पे आपको खड़ा कर रहे हैं तो, है ना। तो नॉर्मल अगर आपके पास में शूज़ है तो शूज़ भी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जो चप्पल सैंडल जो होती है नॉर्मल सैंडल होती है वो पहन के जा सकते हो। तो वहाँ पर कुल मिला के ये है कि आप एक टीचर बन के आपको जाना है, जो फॉर्मली जैसे आप देखते हो स्कूल में टीचर कैसे आता है नॉर्मल, है ना, तो ऐसे ज़्यादा ना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में ड्रेसिंग कोड को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन आप कैसे दें। अगर आपकी देखो वैसे तो वो डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू बोर्ड पे कि वो आपको किस में इंटरव्यू पूछते हैं ना, तो वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि हिंदी में पूछ रहे हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन बस नॉर्मल तैयार करना है कि आपका नाम क्या है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, स्कूलिंग कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, अगर आपने बीएड कहाँ से की है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो आपने इसे पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपकी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आपके जहाँ से आप पढ़ के जा रहे हो, जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से था तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ है, कब स्थापना। तो नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा घुसना नहीं, नॉर्मल चीज़ें। कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड वाले पूछ लेते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये किसके अंडर में आती है, यहाँ के जो वाइस चांसलर है वो कौन है ना। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ में इंट्रोडक्शन ऐसे
ज़्यादा बनावटी इंट्रोडक्शन नहीं बनाना है। फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, वही इंट्रोडक्शन आपको रखना है। जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी स्कूलिंग, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो आपके एजुकेशन से संबंधित चीज़ें ही आपको पूछी जाती है। कई बार ऐसा होता है इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, वो ना तो आपका नाम पूछते हैं ना आपके और किसी चीज़ के बारे में पूछते, वो इतना पूछते हैं आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ठीक है। फिर वो सीधा सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, है ना। अगर आपका इंटरव्यू अगर मॉर्निंग टाइम में है, यानी कि लंच टाइम से पहले है, और लंच टाइम के आसपास इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के 4-5 कैंडिडेट्स में है, तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम मिलता है ना। और अगर बाद में है तो वो धीरे धीरे टाइम थोड़ा कंज्यूम होता जाता है। उसके बारे में अलग से मैं चर्चा करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू की क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर बात करते हैं, मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कई डॉक्यूमेंटों में आपकी कमी हो रही है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो क्या करें, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो क्या करें, आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या करें, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है ना, कोई डिग्री की प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म का तो ऐसा है, अगर आपकी आईडी पर, जब आप आईडी ओपन करोगे, आईडी कौन सी, आपके आईडी और पासवर्ड आपको दे रखे होंगे, जैसे NVS कुछ करके 69 ऐसे कुछ, जो भी आपके नंबर होंगे वो होंगे, और पासवर्ड आपको टेक्स्ट मैसेज करके आया होगा जब आपने फॉर्म भरा था। तो वो आप ना NVS की साइट पर चेक कर सकते हैं। अगर वो आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं उसके लिए मैं आपके लिए क्या एक अल्टरनेट तरीका हो सकता है कि उससे संबंधित कुछ चीज़ें प्रूफ हो आपके पास में, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो किस प्रकार से आप उसको प्रिंट निकाल के लेके जा सकते हो, है ना। उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा। अगर फिर भी आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो आप क्या करो कि वहाँ पर आप जाओ, क्योंकि NVS जो हो बॉडी है, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, तो उनके पास भी आपके प्रूफ होते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप बोल देना कि सर मेरे पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, मेरे पास में जो भी डिलीट हो गया कि नहीं है ना, आप बता सकते हो। तो क्योंकि वो तो पूरी संस्थान है, उनके पास में तो आपकी सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के दे देंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में डिग्री नहीं है, आपके पास में डिग्री नहीं है, तो अभी टाइम है, आप प्रोविज़नल डिग्री बनवा सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यू में जो लेटर आएगा उसमें साफ साफ लिख रखा है कि आपकी मार्कशीट्स, डिग्री ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट का, क्योंकि देखो आपने फॉर्म किस बेसिस पे भरा है, अगर किसी भी कैटेगरी में आप भर रहे हैं तो किस बेसिस पे भरा, उसका प्रूफ आपने भरा होगा, और आपने उसके नंबर डाले होंगे उस डॉक्यूमेंट के, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम। तो वो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वह आपका जो इंटरव्यू लेटर आएगा उससे 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, और उस टाइम पर का भी आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था। तो आई होप आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो देखो दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी कमी है तो आपको रुकना नहीं है, इंटरव्यू देने ज़रूर जाना है, ठीक है। वो बाद में भी मंगवा लेते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं होता। बस एक मेन जो चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, वो ये है कि एप्लीकेशन जब फॉर्म भरवाए गए थे तो उसकी लास्ट डेट से पहले आप पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेने चाहिए। मतलब अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हो, जिस दिन डेट मान लो 10 जुलाई है, 10 जुलाई लास्ट डेट है, तो 10 जुलाई से पहले पहले आपके जितनी भी एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके रिजल्ट आ जाने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, बाद में आपके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऐसा फर्स्ट बार जब मैं इंटरव्यू देने गया था PGT का, क्योंकि उस टाइम पे जब फॉर्म भरवाए गए थे तो मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरा इंटरव्यू आया था 29 अगस्त को, लेकिन मेरा रिज़ल्ट आ गया था मई में, फाइनल रिजल्ट आ गया था। फिर भी मेरे को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह लास्ट डेट तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं इंटरव्यू में कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि वहाँ पर आपका दिमाग खराब हो। तो आपको क्या करना है कि देखो, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। आपकी उसमें है ना दो कॉपी होनी चाहिए आपके पास में हर डॉक्यूमेंट की, और उसको सीक्वेंस वाइज लगा ले। जैसे आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगा ले आप, उसके बाद में आपके एडमिट ऊपर ऊपर एडमिट कार्ड, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर पीजीटी का देने जा रहे हैं तो, है ना, टीजीटी का देने जा रहे हैं तो सीटेट। और अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए और उनकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास में। एडमिट कार्ड, आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आएगा, है ना, और आपको 2 फोटो लेके जानी है। तो ये तो बेसिक जो आपके हैं डॉक्यूमेंट्सों से संबंधित है। इसके अलावा क्या करना है, देखो, जिन दोस्तों के अगर आपके है ना मार्कशीट्स में, मार्कशीट जो आपकी मार्कशीट्स है उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखकर सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं। जैसे मान लो कि आपके किसी सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है 03, किसी सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है 10, है ना, या अन्य कोई कोड लिखे हुए हैं जैसे 65 लिखा हुआ है। तो ये अगर मार्कशीट में सब्जेक्ट नहीं लिखकर अगर कोड लिखा हुआ है तो आप अपनी जो संबंधित यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वहाँ से ये लिखवा ले कि ये जो कोड हैं ये इस सब्जेक्ट के हैं, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और ये कोड उन सब्जेक्ट के हैं। ये आप ज़रूर लिखवा लें, नहीं तो आपके प्रॉब्लम होने वाली है, आपको डॉक्यूमेंटों में ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कोड कोड वाली। ठीक है, क्योंकि कई बार मार्कशीट्स में ऐसा आता है कि वहाँ पर है ना आपके सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखकर वहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखा जाता है। जैसे हमारे लिखा जाता है MTM 01। MTM 01 का मतलब क्या हुआ, उनको तो क्या पता कि MTM का मतलब क्या, तो वहाँ पर लिखवाना पड़ता है कि ये MTM 01 का मतलब ये है, ED 01 का मतलब ये है कि ED 01 में आपका ये आएगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट कोड होते हैं, तो वो आपकी जो संबंधित जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी वहाँ से लिखवा लेना पहले लेटर पैड भी। इसके बाद में मेन बात यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने CGPA सिस्टम था या पोस्ट ग्रेजुएशन में CGPA सिस्टम था या ग्रेडिंग सिस्टम था, तो ग्रेडिंग सिस्टम से नंबर कैसे निकाले जाते हैं वह आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके A+ आया, अब आपके टोटल 10 में से A+ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A+ आता है तो 9 काउंट करते हैं कि कितना काउंट करते हैं। तो ठीक है, जैसे आपके कोई सब्जेक्ट है कि वो 4 CGPA की है और उसमें आपका A+ आ रहा है, तो उसके लिए आपको कितने नंबर जुड़ेंगे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में A+ वाले के लिए 9 जुड़ते थे, तो 9 चौक 36, तो 36 नंबर हो गए आउट ऑफ 40। तो ये जो फॉर्मूला है ना कि ग्रेडिंग सिस्टम को किस प्रकार से नंबर में बदला जाता है, ये फॉर्मूला आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा एक, ठीक है, कि किस प्रकार का होता है। और इसके अलावा आपको इंटरव्यू में और क्या नहीं करना है। इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू हॉल में जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, जैसे आपके पास में बैठे रहेंगे लोग, है ना, आपको सीक्वेंस से बैठाएंगे तो लोग है ना कई होते हैं नेगेटिव, उन नेगेटिव लोगों से आपको बचना है। ठीक है, वो आपसे धीरे धीरे बातें करेंगे और वो नेगेटिव बातें करेंगे, तो उन लोगों से आपको बचना है। ठीक है, नहीं तो वो आपका पूरा दिमाग ख़राब कर देंगे वहाँ पर और आप अपने इंटरव्यू में फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर इनके अलावा भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं और मैं हर संभव आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।